है और के हाथों के अलावा कुरुलिश उस्मान में अब एक और ताकतवर विलन की एंट्री हो चुकी है, तो वो कौन है? तो नाज़रीन इकराम, उस्मान बे का ये जंगजू स्क्वाड बड़ी खूबसूरती से तारीखी किरदारों यानी तुर्गुत, कॉनर रैल्फ, आक्चा कोजा और माइकल कोसिस के साथ मुकम्मल हो रहा है। लेकिन अब इस स्क्वाड में सामसा चाउश और हसन आल्प की कमी महसूस हो रही है, जो मेरे ख्याल में अगले सीजन में शामिल होंगे, क्योंकि इस सीजन में आक्चा कोजा और कॉनर रैल्फ की स्टोरी चलेगी और किसी और नई एंट्री से इन्हें स्क्रीन टाइम नहीं मिल सकेगा। लेकिन हम में से अक्सर मद्दाह इस बात पर हैरान है कि एक चरवाहा जिसे कई बार अपना होश भी नहीं होता, तो उसे आक्चा कोजा का किरदार क्यों दिया गया? तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आक्चा कोजा एल्प के मुतल्लिक महमद बोजदैग ने बड़ी होशियारी और जहानत से काम लिया है। आइए जानते हैं कि किस तरह। और ये हकीकत जानने के लिए आपको आक्चा कोजा नाम का मतलब जानना होगा। तुर्की जुबान में आक का मतलब है सफेद और चा का मतलब है जैसा या बिल्कुल। तो अगर लड़के का नाम आक्चा होगा तो उसके नाम का मतलब होगा सफेद जैसा या बिल्कुल सफेद। इसी तरह अगर लड़की का नाम आक्चा होगा तो उसके नाम का मतलब होगा सफेद जैसी या बिल्कुल सफेद। इसीलिए तुर्की में ये नाम मर्द और औरत दोनों का रखा जा सकता है। लेकिन अब अगर आप इस नाम के दूसरे हिस्से की तरफ आएं तो कोजा का मतलब है बुजुर्ग या साहिब इल्म यानी इल्म वाला। तो इसी नाम के हिसाब से इस चरवाहे को महमद बोजदैग ने ज़हीन, अक्लमंद और टेक्निकल माइंड का दिखाया है, ताकि आक्चा कोजा नाम का जो मतलब है उसका हक अदा हो सके। इसीलिए चरवाहा होने के बावजूद ये किरदार एक बेहतरीन इंजीनियर और गहरी सोच रखने वाला दरवेश है। लेकिन यहाँ कुछ मद्दाह ये कहेंगे कि हमने तो अभी तक इसकी जंगी महारत नहीं देखी, तो ये एल्प जंगों में एक कमांडर की हैसियत से कैसे शरीक होगा? इसलिए कुछ मद्दाहों को एक चरवाहे को ये किरदार देना इसलिए पसंद नहीं आ रहा कि इन्हें दुर्ले शार्तुल के तुर्गुत की तरह किसी ऐसे किरदार की आमद का इंतजार था जो कि कुल्हाड़ा या कोई और इस तरह का हथियार इस्तेमाल करता हो और बॉडी बिल्डर टाइप हो। और ये चरवाहा तो ज़हनी तौर पर थोड़ा सा खिसका भी हुआ है, तो अगर ये वही आक्चा कोजा एल्प है तो ये जंगों में तलवारबाजी कैसे दिखा सकता है? तो इन मद्दाहों को मेरा यही कहना है कि खिसका हुआ तो बोरान एल्प भी ज़हनी तौर पर था, मगर अब इसे ठीक दिखा दिया गया है। और इसी तरह कुमराल अब्दाल की बातें भी समझ नहीं आती, मगर जिस तरह कुमराल अब्दाल ने काई कबीले के बच्चों को बचाया तो वो किसी जंगजू के बस की बात न थी। बाकी रही तलवारबाजी, तो हो सकता है कि ये चरवाहा डंडे से इतनी अच्छी फाइट दिखाए कि हम हैरान रह जाएं, और बाद में एकदम जब वो तलवारबाजी के जौहर दिखाने पे आए तो तब भी हमारा हो सकता है हैरत से मुंह खुला रह जाए। इसलिए इस चरवाहे की सलाहियतों को आप इजी ना लें, क्योंकि जब इसका किरदार पहली बार स्क्रीन पर हमने देखा तो तभी इस चरवाहे के किरदार ने मद्दाहों का दिल जीत लिया था। तो जिस तरह से इस चरवाहे के किरदार को सोचा गया और जैसे पेश किया गया, तो दोनों ही तरह से गहरा, अजीब और पुरसरार सा है। यानी कि एक ऐसा दरवेश जो कि साथ साथ एक एल्प भी है। और जिस तरह कुमराल अब्दाल ने आक्चा के बारे में दाऊद उस्ता के सामने ये कहा कि ये तुम में से भी है और हम में से भी, तो इससे इस किरदार की मजबूती और अहमियत नजर आती है। फिर जिस तरह हमें इस चरवाहे से मिलवाया गया और जिस तरह इसकी शिनाख्त का राज हमारे सामने जाहिर किया गया, और जिस तरह से इस चरवाहे के दिल में उस्मान बे और इनके अजीम मकसद के लिए एक मोहब्बत है, तो ये किसी भी किरदार को मुतारिफ करवाने का नहायत शानदार तरीका है, खास तौर पर एक ऐसे गैर मामूली यादगार किरदार के लिए जिसका हम पिछले सीजन से बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। और आप लोग भी मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि कॉनर रैल्फ और आक्चा कोजा इस तीसरे सीजन के बेहतरीन किरदार हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम गोक्तुक और जैरको ताई को भूल जाएं, क्योंकि उन्होंने भी अपने रोल में बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी है। और पिछली किस्त में हमें आक्चा के बचपन की तारीख, इसकी मंजिल, इसकी बेचैन रूह और सबसे बढ़कर इसकी वो महारत जिसकी मदद से वो ड्राइंग और ग्राफिक लेआउट वगैरह तैयार करता है, तो ये सब कुछ देखकर मदाहों को हैरान कर दिया गया, क्योंकि ये है जिसकी उस्मान बे को इस वक्त जरूरत है और इन्हीं की मदद से ये फतुहात हासिल करेंगे। इसके अलावा इस चरवाहे की याददाश्त भी बेहतरीन है और लोगों से अलग थलग रहने वाला ये एक ऐसा वाहिद शख्स है जो कि उस्मान बे को ऑर्डर दे सकता है। इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं। आक्चा कोजा के किरदार के साथ अगर हम कॉनर रैल्फ की बात करें तो ये मालूम होता है कि अगली किस्त से कॉनर रैल्फ अब मुश्किल में होगा। अगर आप किस्त नंबर 82 का वो सीन याद करें जिसमें गन पाउडर उस्मान के कब्जे में जाने की खबर जब मिलती है, तो वजीर आलिम शाह मशकूक अंदाज में कॉनर रैल्फ की तरफ देखता है और अब इसके बाद कॉनर रैल्फ के बारे में वजीर आलिम शाह को वो कड़ियां जोड़ने में देर नहीं लगेगी जो कि फरमान की मौत के बाद से अब तक आलिम शाह नहीं जोड़ सका। और यही लगता है कि अगली किसी किस्त में कॉनर रैल्फ आलिम शाह के हाथों किसी मुसीबत का शिकार होगा और फिर उस्मान बे उसे उस मुसीबत से रिहाई दिलवाएंगे
جس سے ان دونوں کا تعلق مزید مضبوط ہوگا اور پھر ان تینوں کی یہ جوڑی کفار پر وہ دھاوا بولے گی جو دیکھنے سے تعلق ہوگا۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام گہاتوں کی طرف، جس کے بارے میں پچھلی ویڈیو طویل ہونے کی وجہ سے میں بات نہیں کر سکی، اور ایسا لگتا ہے کہ گہاتوں کو کسی جال میں پھنسا کر عثمان غازی اپنے محاصرے میں لے کر آئیں گے، اور گہاتوں کو نئے ٹریلر میں سینے پر عثمان غازی کا تیر لگتا دکھایا گیا ہے، جس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ کیا اب گہاتوں کا کردار ختم کر دیا گیا ہے؟ تو میرے خیال میں تو ناظرین کرام گہاتوں نہیں مرا، اور یہ بات میں تاریخی حساب سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ تاریخ میں گہاتوں خان کی موت کے بارے میں دو روایات ہیں۔ نمبر 1، گہاتوں کو اس کے سسر تغاچار نے کمان سے گلا گھونٹ کر قتل کیا، اور نمبر 2، گہاتوں کے خلاف اس کے کزن بیدو خان نے جنگ چھیڑ دی، اور وجہ یہ تھی کہ گہاتوں نے کاغذ کی کرنسی کیوں متعارف کروائی، اور نتیجتاً اس نے ایک جنگ میں گہاتوں کو قتل کیا۔ تو اس اعتبار سے تو گہاتوں عثمان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اسے تیر دائیں طرف لگا ہے نہ کہ سینے کے بائیں طرف، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ مرے۔ لیکن اگر محمد بوزدیگ اپنی ہی کوئی تاریخ ڈرامے میں دکھانا چاہیں تو وہ گہاتوں کو عثمان کے ہاتھوں بھی قتل کروا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے سیزن 1 میں علی شار بے کو عثمان کے ہاتھوں قتل کروایا گیا۔ اب جہاں تک رہی بات روگاتوس کی موت کی، تو جیسا کہ ہمیں ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ اسے نکولا کے گلے میں پھندا لگایا جا رہا ہے اور منگول بھی وہاں موجود ہیں، تو بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ نکولا اپنی فطرت سے مجبور ہو کر عثمان بے کے ساتھ پھر سے کوئی دھوکہ بازی یا غداری کرنے کی کوشش کرے گا، جس کے خلاف روگاتوس عثمان غازی کا ساتھ دے گا، جس کے جواب میں نکولا روگاتوس کو پھانسی پر لٹکائے گا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منگول نکولا کے پاس یہ خبر لائیں کہ روگاتوس عثمان کا ساتھ چوری چھپے دے رہا ہے، جس کے جواب میں نکولا روگاتوس کو اس لیے پھانسی پر لٹکائے گا تاکہ گہاتوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ لیکن میرے خیال میں روگاتوس کو یوں لٹکانے کا یہ ایک صرف ڈرامہ ہوگا، کیونکہ اگر نکولا عثمان بے سے غداری کرے گا تو وہ اپنے شہنشاہ کے حکم کے خلاف جائے گا، جبکہ ایسا کرنے کی اس میں جرت نہیں، تو لازماً ایسا ہی لگتا ہے کہ روگاتوس کو لٹکانا صرف منگولوں کے سامنے ایک ڈرامہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام ڈرامے میں ایک اور نئے ویلن کی انٹری بھی ہو رہی ہے، اور اس اداکار کو ہم مہندرمان جلال الدین میں دیکھ چکے ہیں، اور یہ عثمان غازی کے دو دشمن ترک قبیلوں یعنی جرمیان اوگلری یا کرمیان اوگلری میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتا ہوگا، اور ان میں سے کسی ایک ترک قبیلے سے دشمنی کی تاریخ اب ہمیں بقیہ سیزن میں دکھائی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔